गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम कर रहे थे चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और लास्ट क्लास में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन शुरू किया था। आपको याद हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ द वन in which one reactant decomposes to give two or more products. Remember? Then we said that decomposition reaction में, ठीक है, हम पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने कहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम तीन तरह के डिकम्पोजिशंस करने वाले हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम करेंगे, हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। लास्ट क्लास में हमने हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उसको कवर किया था, जिसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके हमने तीन एग्जाम्पल्स किए थे। एक, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या आता है प्रोडक्ट, याद है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा हमने किया था जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट? पहले इसका जो कलर है वो ग्रीन से किस में चेंज हो जाएगा? वाइट में, और ये वाटर लूज करेगा। उसके बाद फर्दर हीट करने पर आयरन ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये किया था हमने, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है पंजेंट स्मेलिंग गैसेस हैं। तीसरा जो हमने यहाँ रिएक्शन किया था वो था लेड नाइट्रेट की हीटिंग। कौन सा रिएक्शन किया था हमने? लेड नाइट्रेट को हीट करना किया था। लेड नाइट्रेट क्या था? PbNO3 ट्वाइस था। अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, जो ब्राउन कलर की गैस होती है। लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ये हमने इतना लास्ट क्लास में कवर किया था। आई होप आपको ये रिएक्शंस जो है याद हो। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक डालिए नेक्स्ट, बी पार्ट। ए पार्ट आपने किया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आज की आप बी हेडिंग डालें और बी हेडिंग में क्या लिखें? डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप लिखें डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, तो अब आप लिखें, डेफिनेशन लिखें पहले इसकी। When a reactant breaks down into two or more product in the presence of light is called photolysis. Is called photolysis, ठीक है। photolysis की स्पेलिंग लिख लें, photolysis। फोटो वर्ड का मतलब लाइट होता है, लाइट। फोटो मतलब लाइट। लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, LYSIS। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाली डिकम्पोजिशन इन लाइट। क्या डेफिनेशन लिखी? व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो डिकम्पोजिशन इन लाइट वाले रिएक्शन का नाम क्या है? फोटोलाइसिस है। जैसे हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन का नाम क्या था? थर्मल डिकम्पोजिशन था। लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन का क्या नाम है? फोटोलाइसिस है। अब आप इसका एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल 1, मतलब समझ आया है ना? हम बस ये कह रहे हैं कि जब एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा, बट किसकी प्रेजेंस में, मतलब होना डिकम्पोजिशन नहीं है, एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होगा, पर बस किसकी प्रेजेंस में होगा? यहाँ पर लाइट होगी। वो लाइट जो है सनलाइट होती है, नेचुरल लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है? सनलाइट, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में आप नोट करेंगे, देखो यहाँ पर इसकी मैं वीडियो आपको भेजूँगी, इसको हम कर भी सकते हैं बहुत आराम से। AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे मैं ले रही हूँ AgCl। Ag मतलब सिल्वर, Cl का मतलब क्लोराइड, तो हमने लिया AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। AgCl वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट कलर का होता है, ठीक। जब आप AgCl को बाहर जाके रख देते हो, सनलाइट में रख देते हो, मतलब मैंने एक चाइना डिश ली, चाइना डिश या एक वॉच ग्लास लिया,
ठीक है, मतलब छोटा सा कटोरी जैसा होता है लैब में, उसको कहा जाता है चाइना डिश। और वॉच ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, वॉच ग्लास कहा जाता है। ठीक है, गोल गोल शेप का लेंस जैसा दिखता है, उसे वॉच ग्लास कहा जाता है। तो I have taken either a china dish or a watch glass, and then I have taken some amount of silver chloride into it. Okay, after doing that I have put that into sunlight, in presence of sunlight, and after some time you will observe that the silver chloride, which was earlier appearing white in color, now has changed to grey color. कुछ grey color का बनकर आ गया है। वो grey color जो बनकर आया है वो actually silver आ गया है। silver अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। दो ही चीज़ों से तो बना है ये, सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड किससे बना है? सिल्वर और क्लोरीन। तो जब ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तो जो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उसमें ये मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर किस कलर का होता है? ग्रे। सिल्वर क्या होता है? चांदी होता है ना। किस कलर का होता है? सिल्वर कलर बोलते हैं या ग्रे कलर बोलते हैं। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन की नेचुरल फॉर्म होती है गैस। क्लोरीन नेचुरली किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है। Cl2 डाई एटॉमिक है, दो क्लोरीन एक साथ रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन कभी O की फॉर्म में नहीं होता, किस फॉर्म में होता है? हमेशा O2। सिमिलरली ये भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो Cl बनकर निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो आपके पास चाइना डिश में सिर्फ क्या रह जाएगा? पहले कलर वाइट था, अब आपको क्या कलर नज़र आएगा? ग्रे कलर नज़र आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन शो करता है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? फोटोलाइसिस का। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुआ, फोटोलाइसिस हुआ। इज दिस क्लियर? तो ये आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आप और नोट करें। एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक। एग्जाम्पल 2, AgCl की जगह हमने ले लिया यहाँ पर AgBr। क्या ले लिया हमने? AgBr। दोबारा उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। AgBr क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड होगा। क्या होगा ये? सिल्वर ब्रोमाइड। Br ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमाइड होगा। तो सिमिलरली जब आप इस रिएक्शन को करवाओगे तो ये दोबारा सिल्वर, तो AgBr भी जैसे AgCl डिकम्पोज हुआ था उसी तरह ये किससे बना है? Ag और Br से। तो इसके डिकम्पोजिशन के बाद भी आपको Ag मिलेगा और Br मिलेगा। Br का भी जो नेचुरल फॉर्म होता है वो क्लोरीन की तरह डायटॉमिक होता है, तो Br2 जो है वो लिबरेट हो जाएगा। क्या लिबरेट होगा आपका? Br2 लिबरेट हो जाएगा। जस्ट मिनट, माय पेन इज not working all of a sudden, just give me a minute. Br2। Is this clear? तो ये हुआ आपका decomposition in the presence of light। अब आप next heading डालें, decomposition in the presence of part C। heading डालें आप, decomposition in the presence of electricity। क्या डालें? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाँ एक काम ज़रूर करें, ये जो AgBr वाला रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ यूज इन फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफिक प्लेट्स नहीं होती, मतलब जो फिल्म होती है ब्लैक कलर की, वो एक्चुअली AgBr मटेरियल से कोटेड होती है। और ऐसा कहा जाता है ना कि उस फिल्म्स को जब डेवलप करते हैं तो हमेशा अंधेरे में करते हैं, डार्क में करते हैं, लाइट नहीं होनी चाहिए रूम में, क्योंकि अगर लाइट होती है तो वो AgBr जो होता है ना वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें? सिल्वर और ब्रोमीन में, फिर वो डेवलप भी नहीं हो पाएंगी फोटोज़। आर यू फॉलोइंग? तो इस रिएक्शन के नीचे, AgBr वाले रिएक्शन के नीचे आप ये लिखें कि AgBr इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। क्या यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। ये लिख लें ज़रूर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालें, हेडिंग C। हेडिंग C डालें आप, डिकम्पोजिशन इन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हेडिंग C डालें, डिकम्पोजिशन इन इलेक्ट्रिसिटी, और ब्रैकेट में लिख लें, जैसे लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन को फोटोलाइसिस कहा जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ भी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। इज दिस क्लियर? सो ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस, दो वर्ड से मिलाइए, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी? देखो क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस है जब हम किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं और
वो ब्रेक हो जाए, यानी किसी रिएक्टेंट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर जब वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाएगा। इसी को अगर हम इंग्लिश में बनाकर लिखें तो क्या होगा? When one reactant decomposes to give 2 or more product in the presence of electricity is known as electrolysis। ठीक है, प्लीज़ नोट करें इसको। When one reactant decomposes to give 2 or more product in the presence of, किसकी प्रेजेंस में? Electricity is called electrolysis। ठीक है, तो आप इसका एक एग्जाम्पल लिखें। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, आप इसको घर पे भी करवा सकते हो, बट फ़िलहाल क्योंकि आपके पास सब सामान नहीं होगा तो आई विल बी सेंडिंग यू अ लिंक। उस लिंक के अंदर आप इस रिएक्शन को देखें, वीडियो भेजूंगी मैं इसके बाद, उस रिएक्शन को आप देखें। जैसे हमने लिया वाटर, ठीक है, हमने क्या लिया? वाटर लिया। हमने एक कंटेनर लिया, ठीक, उस कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर लिया, उसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दी। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं? चार्ज्ड मेटल रॉड्स होती हैं, चार्ज्ड मेटल रॉड्स होती हैं। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, यानी एक को कैथोड, एक को एनोड कहा जाएगा। हमने इस इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। अब हम क्या करेंगे? बस इसमें बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें से करंट फ्लो होने लग गया। आप ये देखोगे कि दोनों तरफ जो है बबल्स आने लग जाएंगे। तो एक्चुअली में हमने इसके अंदर कुछ लिया ही नहीं था, हमने वाटर लिया था। वाटर को थोड़ा सा, वाटर के अलावा आप इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं कोई, ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है कोई एसिड डाल देते हैं प्योर वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। थोड़ा सा हमने इम्प्योरिटी डाला, एसिड डाला, और उसको डालने के बाद हमने जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो आप दोनों तरफ बबल्स देखोगे। वो बबल्स किस चीज़ के हैं? हमारे पास क्या था? वाटर। हमने वाटर में से क्या पास करवाई? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा? वाटर का डिकम्पोजिशन होगा। वाटर का क्या होगा? डिकम्पोजिशन। तो वाटर किन 2 चीज़ों से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? हाइड्रोजन गैस। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ऑक्सीजन गैस। तो वाटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है लिबरेट हो जाते हैं। कौन लिबरेट होते हैं? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बैलेंस करो, अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। मैंने इसको 2 लगा के 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 2 2 जा 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 लगाकर आप इसको बैलेंस करोगे। जब भी ये रिएक्शन होगा आप हमेशा यहाँ पर ये देखोगे कि जितना वाटर लिया था उतना ही हाइड्रोजन मिलेगा। 2 था, ये 2 था, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 1 है। ये कितना है? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम। तो यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व कि अगर आपने ये कितना लिया, 10 ml लिया, ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन कितना मिलेगा? 10 ml मिलेगा, पर ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 5 ml मिलेगा, आधा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच गैस इज लिबरेटेड डबल ऑफ द अदर गैस? दोनों में से कौन सी गैस डबल निकल कर आई है? हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल निकल कर आएगी ऑक्सीजन के। क्यों? ऐसा क्यों होगा? वाई दिस विल हैपन? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन प्रेजेंट 2:1 रेशियो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के डबल प्रेजेंट है, तो रिएक्शन होने के बाद भी हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगा और ऑक्सीजन कम निकलेगी। ये क्वेश्चन आता है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड डबल दैट ऑफ द अदर गैस? तो हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड डबल एज पर ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2:1 रेशियो। इज दिस क्लियर? उसके बाद एक और ज़रूरत बात मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड पे निकलेंगी? किस पर ऑक्सीजन निकलेगी और किस पर हाइड्रोजन निकलेगी? इसको थोड़ा सा आप लर्न कर लेना इस बात को। हाइड्रोजन लिबरेट होती है कैथोड पे। कहाँ लिबरेट होगी हाइड्रोजन? कैथोड पर। और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी एनोड पर। प्लीज़ लर्न इट। हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड ऑन कैथोड। 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। तो हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होगी? कैथोड पर। और ऑक्सीजन कहाँ लिबरेट होगी? एनोड पर लिबरेट होगी। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। हमारा ये एक ही एग्जाम्पल आपको करना है यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरह के रिएक्शंस पर। रिएक्शन 3,
थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस। अभी तक आपने कौन कौन से रिएक्शन करे हैं? आपने 2 ही तरह के रिएक्शन करे हैं। एक आपने किया कॉम्बिनेशन, फिर आपने किया डिकम्पोजिशन। हमने कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स किए, फिर डिकम्पोजिशन को हमने पढ़ा 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम थर्ड कैटेगरी पे बढ़ रहे हैं, तीसरे तरह के रिएक्शंस जिन्हें कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ हेडिंग डाल लें, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सी द वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी। इस वर्ड से ही आपको पता लगना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। डिस्प्लेस करना, किसी को हटाना, किसी को हटाना, डिस्प्लेस करना, किसी को किसी की जगह से हटा देना। जैसे मान लो मेरे पास कोई ए बी था, ठीक है, मैंने उसमें कोई सी डाला और क्या हुआ, इस सी ने इस बी की जगह ले ली, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बन गया? ए सी बन गया और बी अलग हो गया। इसको लिख लें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नीचे ये लिख लें फॉर्म। ए बी था, ए बी के अंदर हमने कोई सी डाला, सी ने इस बी की जगह ले ली, क्या बन गया? ए सी अलग हो गया और बी अलग हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ आकर किसी की जगह ले ले, कोई एलिमेंट किसी की जगह ले ले, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब कौन किसकी जगह लेगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हमेशा ऐसे फॉर्मूले की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि हमेशा क्या होगा? सॉल्ट होगा। कौन होगा? हमेशा सॉल्ट होगा। और दूसरा, ये एक मोर रिएक्टिव मेटल होगा। क्या होगा? मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ये लिखेंगे ना तो उसके नीचे ये भी लिखें, सॉल्ट, मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ये भी क्या बनकर आया? जो फॉर्मूले की फॉर्म में है, 2 हैं, वो सॉल्ट है, और ये जो अकेला बनकर निकल कर आया यहाँ पे, ये होगा लेस रिएक्टिव मेटल। क्या होगा ये? लेस रिएक्टिव मेटल। तो एक्चुअली डिस्प्लेस, किसी की पोजीशन लेने की एबिलिटी किस में होती है? जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, जो ज़्यादा जो है उससे आगे हो किसी भी चीज़ में, वो जगह ले पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई फॉर्मूला होता है, यानी कोई किसी के साथ पेयर बना के, आप ऐसे याद रखें, कोई किसी के साथ पेयर बना के बैठा है, इनकी बहुत अच्छी पेयरिंग थी, दोस्ती थी। सी जो है वो ज़्यादा जो है जॉली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो वो क्या करेगा? जो इन दोनों में से कम फ्रेंडली था उसकी जगह आकर ले लेगा और खुद एक पेयर बना लेगा और दूसरे वाले को अलग कर देगा। आर यू फॉलोइंग? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। आई रिपीट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल की उसके सॉल्ट में से जगह ले लेता है, सॉल्ट बन जाएगा कम रिएक्टिव वाले ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल के साथ, और जो लेस रिएक्टिव मेटल था वो अकेला हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अब इसकी डेफिनेशन नोट करें आप। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ द वन इन विच a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution। तो जो हमने बोला वही हमने लिखा। Displacement reaction is the one in which a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution। नोट कर लिया, याद रहेगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल में एक्चुअली एक एक्टिविटी है, मैं आपको इसकी भी वीडियो सेंड करूंगी। देखो, 3 रिएक्शंस की वीडियो आज मैंने आपको भेजनी है। एक कौन सी? फोटोलाइसिस वाली, एक कौन सी? इलेक्ट्रोलाइसिस वाली, और तीसरी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वाली। ठीक है, इसमें हमने एक लिया कंटेनर। ठीक, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट। क्या डाला हमने? कॉपर सल्फेट। जैसे मैं आपको सबके कलर बताती चल रही हूँ, उसी तरह कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, एकदम सुंदर ब्लू कलर का होता है। ठीक है, वीडियो में आप देख पाओगे कॉपर सल्फेट को। उसके अंदर हमने क्या किया? एक आयरन का पीस डाल दिया। आयरन, चाहे आयरन का नेल डाल दो, कील होते हैं ना जो आयरन के, आयरन का नेल डाल दो।
आप ये देखोगे कि कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब लगभग 10 to 12 आवर्स लगेंगे इस रिएक्शन को होने में, थोड़ा स्लो रिएक्शन है ये। आप ये देखोगे कि ये जो कॉपर सल्फेट था पहले किस कलर का था, ब्लू। आप 10 से 12 घंटे बाद ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो कॉपर सल्फेट है, मतलब जो सोल्यूशन था, इसका कलर ब्लू से पेल ग्रीन हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, पेल ग्रीन हो जाता है। और ये जो आयरन नेल आपने लिया था या जो आयरन का जो पीस लिया था, उसके आसपास कुछ ब्राउन कलर का चीज़ डिपॉजिट हो जाता है, ब्राउन। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, हमने क्या किया, हमने लिया कॉपर सल्फेट जो कि किस कलर का था, ब्लू कलर का था। उस कॉपर सल्फेट में हमने किसको डाल दिया, आयरन को। हो ना हो ये आयरन इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। दिस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन दिस copper. So what happened? This iron displaces this copper from its solution. तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट के साथ आ जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4, और क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा अकेला। इसका मतलब इस रिएक्शन में कॉपर कम रिएक्टिव था और आयरन कैसा था, मोर रिएक्टिव था। आयरन कैसा था, मोर रिएक्टिव था। तो उसने कॉपर को यहाँ से अलग कर दिया, आयरन सल्फेट अलग हो गया और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव वाला जो है अलग हो गया। समझ आया, कौन सा रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। एग्जाम्पल डालकर आप इसको लिखें, ये रिएक्शन लिख लें, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर अलग हुआ, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। अब इसको लिखें, स्टेटमेंट लिखें इसके नीचे, when in this reaction the blue color of the copper sulfate changes to pale green because of the formation of iron sulfate. In this reaction the blue color of the copper sulfate solution changes to green because of the formation of iron sulfate. Because फुल स्टॉप लगा के लिखें, बिकॉज इन दिस रिएक्शन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड आयरन सल्फेट इज ऑब्टेन्ड। समझ आ गई बात, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो आयरन ने कॉपर को वहाँ से हटा लिया, खुद आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, यानी ऐसे रिएक्शन, ये सिर्फ आयरन और कॉपर की बात नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है। हर वो चीज़ जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट में से अलग कर देगा। बट मान लो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 2 करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 हमने लिया, इस बार मैंने क्या ले लिया, हमने ले लिया आयरन सल्फेट ले लिया और उसके अंदर कॉपर डाला। अब क्या ये रिएक्शन होगा, क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा, कॉपर तो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव वाले की हिम्मत नहीं है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले को हटा पाए, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, आपको आंसर में कुछ मिलेगा ही नहीं, नो रिएक्शन। समझ रहे हो आप, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, अब मान लो सपोज मैंने लिया होता सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट लिया होता, क्या लिया होता हमने, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, उसमें डाला कॉपर, तो सिल्वर और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर होता है। थोड़े से आपको लर्न करने पड़ेंगे कौन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैं अभी आपको 3-4 एलिमेंट लिखवा दूंगी, वो आप लर्न कर लेना। सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर क्या करेगा, इस सिल्वर की जगह ले लेगा, इस सिल्वर की जगह ले लेगा, क्या बनेगा, कॉपर आएगा नाइट्रेट के साथ, कॉपर आएगा नाइट्रेट के साथ, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव होता है और Cu कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बनेगा, प्लस आपका सिल्वर अलग हो जाएगा। तो दोबारा ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल 2 लिख लें, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। एक और एग्जाम्पल नोट करें आप इसका, एग्जाम्पल 3 डालें, एग्जाम्पल 3 मान लो मैंने लिया यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट में डाला आयरन, तो कुछ होगा,
जिंक और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव जिंक होता है, तो यहाँ पर भी नो रिएक्शन होगा, कम रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। पर अगर मैंने आयरन सल्फेट में जिंक डाला होता तो अब जिंक मोर रिएक्टिव है, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ आयरन क्या था, लेस रिएक्टिव था। लेस रिएक्टिव वाला अकेला है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ज़्यादा रिएक्टिव वाला अगर अकेला है तो रिएक्शन होगा। तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस आयरन अलग हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आप थोड़ा सा ये लर्न कर लें, कुछ ऑर्डर ऑफ ऐसे नोट डालें नोट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर सम मेटल्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर सम मेटल्स, कुछ मेटल्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लिए हैं आपको सिर्फ यही लर्न करने हैं जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। मैंने लिया जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, बस यू हैव टू लर्न दिस। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, फिर होता है आयरन, फिर होता है कॉपर और फिर होता है सिल्वर। ये रिएक्टिविटी आप आगे आने वाला चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें सभी मेटल्स के लिए पढ़ने वाले हैं। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कराने के लिए आपको सिर्फ ये 4 चाहिए। क्या लर्न रखना है, अगर ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल अकेला है तो वो कम रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट में से, यानी वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसमें से अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इज दिस क्लियर? मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल और लिखती हूँ, आप बताएं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सपोज मैंने लिया जिंक नाइट्रेट और उसके साथ लिया सिल्वर, क्या रिएक्शन होगा? जिंक और सिल्वर में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? अभी अभी हमने देखा जिंक, फिर आयरन, फिर कौन है? कॉपर, सबसे नीचे कौन है? सिल्वर। कौन है जिंक और सिल्वर में से? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर पीछे है, लेस रिएक्टिव है। तो क्या यहाँ पे ये डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। इसको भी नोट कर लें, नो रिएक्शन। आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको कुछ इसके नीचे एक्सपेरिमेंट वाली वीडियोस भेज रही हूँ, वो आप देख लें, और आई विल बी सेंडिंग यू होमवर्क जिसमें आप मुझे बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या प्रोडक्ट आएंगे। फाइन, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।